अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से और आपको यहाँ ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया टीम स्केजुअल के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करेगी, ऐसा कहना है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग का। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बात एशेज सीरीज़ के बाद की जाएगी और खिलाड़ियों को सिचुएशन के हवाले से आगाह भी किया जाएगा, तमाम मामला से आगाह किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान का दौरा किस हिसाब से होगा। साथ साथ उन्होंने बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शमूलियत के हवाले से भी बात की। तो मजीद बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्लीज। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि टॉड ग्रीनबर्ग ने जो बात की है, अभी सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाएगा पाकिस्तान के दौरे से पहले? बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन कोई जिम्मेदारी दी होगी, कोई वादा किया होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा बिग बैश खेलेंगे। गो के जनवरी के सेकंड वीक में एक सीरीज पाकिस्तान की 3 मैचों की दम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ होनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भेज सकता है जो बेंच के प्लेयर्स हों, जैसे बाबर आजम की जगह कोई बैट्समैन भेज दें, शाहीन शाह अफरीदी की जगह या तो भेज दें वसीम जूनियर को या सलमान मिर्जा को। तो इससे बचना चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए कि एक चीज का वादा किया है। एक पहले बिग बैश जाने से, जब बिग बैश में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उस वक्त श्रीलंका की सीरीज कंफर्म नहीं हुई थी या उसके लिए कोशिशें शुरू नहीं की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो पूरा बिग बैश खेलने के लिए देना चाहिए, ऑल्दो के पाकिस्तानी प्लेयर्स की शादाब खान के अलावा किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ये अब मुझे ये बात बताइएगा कि श्रीलंका की जो हमारी सीरीज़ है उस पर तो यही बात चल रही है कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप की तैयारी है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो जो प्लेयर्स वहाँ बिग बैश खेल रहे हैं वो वहाँ मौजूद हैं और उनको अच्छा मौका मिलेगा खेलने का, टफ क्रिकेट है वहाँ पे, बट द पॉइंट इज़ कि कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी श्रीलंका से। तो वो अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं जो कंडीशन से हमांग होने की है, वो हमारे मेन खिलाड़ियों को फिर मिल नहीं पाएगी। देखिए, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो हैं शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। शादाब अभी इंजरी से वापस आए, अभी उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी की कोई भी गारंटी नहीं है, ऑल्दो कि सलमान आगा भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। सलमान आगा भी चाहते हैं कि शादाब टीम में वापस आए, माइक हैसन भी चाहते हैं, लेकिन वो अगर बिग बैश में खेल रहे हैं, कल उन्होंने बड़ा अच्छा मैच खेला, बड़ी इंटेंट के साथ बैटिंग की, 24 गेंदों में 34 रन बनाए, 2 विकेटें भी ली, डरे नहीं। टिम डेविड खेल रहे थे, बेन मैकडर्मिट खेल रहे थे, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की शादाब ने, और फील्डर तो वो हैं ही अच्छे। तो अगर ये 2-3 प्लेयर नहीं जाएंगे तो इन 3 मैचों से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको रेसिप्रोकल बेसिस पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। 2 साल पहले हमने कैरिबियन प्रीमियर लीग से, बीच कैरिबियन प्रीमियर लीग से सिर्फ फिटनेस के हवाले से हमने अपने बहुत से प्लेयर्स को बुला लिया था, जिससे क्रिकेट वेस्ट इंडीज हमसे काफी नाराज हुआ था। तो अगर हमें अपनी पीएसएल में ऑस्ट्रेलिया के अच्छे प्लेयर्स चाहिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ताबूत चाहिए, तो हमें अपने प्लेयरों को खेलने देना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, अब परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। बाबर आजम से पहले मैच में नहीं हुआ तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले मैच में कर पाएंगे, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ भी बाबर आजम ने 10 गेंदों पे 9 रन किए। तो क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि ये एक अजीब सी बात है कि इतना पाकिस्तान का बड़ा नाम और रन नहीं हो रहे हैं उनसे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाउंस ज्यादा होता है। दोनों मैचों में वो जिस तरह आउट हुए वो शॉर्ट पिच बॉलें थी, आज भी वो लेग साइड की तरफ खेलने गए और कैच हो गए। इससे पहले वो मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में बॉलर के बिल्कुल पीछे एक शॉर्ट पिच बॉल को ऊंचा खेलते हुए आउट हुए थे। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर जाकर एडजस्ट करना, जल्दी एडजस्ट करना। अगले 2-3 मैचों में यकीनन देखना पड़ेगा। और बाबर आजम की एक रेपुटेशन है, एक बिग बैश ने उनको इतना प्रमोशन दिया है, इतना कोशिश की है कि क्राउड भी आया और एक बड़ा नाम पाकिस्तान से आया है, तो बाबर आजम को भी इस चीज़ का यकीनन अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात हो गई बिग बैश के हवाले से और बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस के हवाले से, और ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है तो जल्दी से फिर हम एडिलेड टेस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं, जहां पे एशेज बचाने का चैलेंज है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल हैं, ये तीसरा टेस्ट मैच। साहब, ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया फॉर अ रीज़न, क्योंकि स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, फिर भी दिन के अख्ताम तक 326 और 26 पर 8 कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बैटिंग की, ऑल्दो के इससे भी ज्यादा स्कोर होना चाहिए था। बड़ी फ्लैट पिच होती है एडिलेड में, और इंग्लैंड की बदकिस्मती रही, जहां वो दोनों टेस्ट हारे वहां वो टॉस जीते थे
और वो टेस्ट मैच नहीं जीत सके। यहाँ पे टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो पहले बैटिंग करेगी 400 रन बनाकर, फिर इसलिए कि आखिरी 2 दिन इस पिच पर स्पिन भी होगा और नेथन लायन फिर इक्वेशन में आएंगे, जिन्हें खेलना यहाँ बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे उनके 63 आउट्स हैं, जो किसी भी बॉलर के सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट्स हैं। तो टॉस हार गया इंग्लैंड। फिर उसके बाद उनके साथ एक बड़ा जो बैड लक हो गया, वो 72 पे एलेक्स कैरी आउट थे, लेकिन स्नीकोमीटर ऑपरेटर की गलती की वजह से उसने बॉलिंग एंड के स्टंप माइक की आवाज डाल दी, जिससे स्पाइक बल्ले से जो बॉल लगी थी उससे बहुत पहले आ गया और एहसन रजा ने उसे नॉट आउट दिया था। टीवी अंपायर भी पोज्ड हो गए नॉट आउट देने पर, लेकिन स्नीकोमीटर के ऑपरेटर ने गलती तो मान ली है, लेकिन इंग्लैंड का बड़ा लंबा नुकसान हो गया और कैरी को बहुत फायदा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और ये जंग तीसरे टेस्ट मैच की जारी है, इसमें आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगी। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और as promised एक बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। 8 बार कौमी बैडमिंटन चैंपियन, कंसेक्यूटिव चैंपियन, ओलंपियन माहूर शहजाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। माहूर कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बैडमिंटन का शौक, क्योंकि हम जब भी आपको देखते हैं हम कहते हैं लड़कियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है जो किसी गेम में आना चाहें, लेकिन बैडमिंटन इतना कॉमन नहीं था यहाँ। आपसे पहले मतलब एक आध प्लेयर का नाम हमारे जहन में आता है। कैसे शौक हुआ और इतना उसमें फिर फोकस कैसे बनाया? एक्चुअली जो मेरे पापा हैं उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाना शुरू किया। तो 12 इयर्स की थी तो पहले ही तो हम ऐसे ही गलियों में जैसे बच्चे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं फॉर फन, वैसे हम खेलते थे। फिर पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली, वहाँ पे जो कोच होते थे अनवर सईद, उनके साथ खेलना शुरू किया। सुबह में पापा ट्रेनिंग कराते थे, शाम में उनसे जो कोच थे उनसे हम कोचिंग लेते थे। इस तरह करते करते फिर जब मैं 13 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल अंडर 19 चैम्पियनशिप हो रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया और जो मेरा फाइनल था वो मेरी बड़ी बहन के साथ आया। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको हरा दूंगी और मैंने उसको स्ट्रेट सेट्स में हरा के मैं 13 इयर्स में अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई। तो तब से ही फेडरेशन को और जो मेरे पेरेंट्स तो थे उन सबको मुझ में पोटेंशियल दिखी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स अचीव कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 8 बार कंसेक्यूटिव चैंपियन, तो बाकियों को क्या कभी आपने मौका नहीं दिया? उनको कैसा फील होता था? आपको क्या फील होता था? एक होता है ना कि जब कॉम्प्लेसेंट हो जाता है आदमी, जब वो बार बार जीतता रहता है, उसको लगता है कि आई एम बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, तो ये वाली फीलिंग कभी आने तो नहीं दी? नहीं, ऐसी फीलिंग तो नहीं, बल्कि जितनी बार इंसान जीता जाता है तो उतना प्रेशर उस पर बिल्ड होता जाता है कि आपने अपने टाइटल को एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। बीच में लोगों की एक्सपेक्टेशंस आ गई थी कि मतलब काफ़ी डिफरेंस से हराना है माहौल ने ओपोनेंट्स को, तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर बिल्ड होके ना तो आप काफ़ी, बल्कि जो एक जिसके आप ओपोनेंट होता है वो तो आराम से खेला होता है क्योंकि उसके पास लूज़ होने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जो डिफेंडिंग चैम्पियन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर वो हार गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों की कितनी बातें होंगी। तो मेरे ख्याल से अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करने का जितना टाइम बढ़ता जाता है उतना प्रेशर आपके ऊपर और बिल्ड होता जाता है। अच्छा, ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन वहाँ मुकाबला बहुत ही अनदर लेवल होता है। वहाँ जो दूसरी टीमें हैं वो उनकी प्रिपरेशन भी अलग होती है, उनकी कंसिस्टेंसी भी अलग होती है। तो पहले वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा और टॉप टीम्स और टॉप जो आपके कंपेटिटर्स रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा उनके बारे में बताइएगा, वो ऐसा क्या करते हैं? तो जो मेरा मैच आया था वो उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन थी अकाने यामागुची फ्रॉम जापान, उनके साथ हुआ था, और क्रिस्टी गिलमोर थी इंग्लैंड से। तो उन दोनों के साथ मेरे मैचेस आए थे और जाहिर सी बात है जो वो उनके जो वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी हमसे ट्रेनिंग और वो लेवल ही डिफरेंट होता है। उनके जो कोचेज़ होते हैं, मतलब मुझे याद है मेरी पीवी सिंधु से बात हुई थी तो वो बता रही थी, वो इंडिया की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, तो वो बता रही थी कि जो उन्होंने बाहर का जो कोच रखा हुआ है तो उसकी पर मंथ सैलरी 80 लाख पर मंथ है। तो आप देख लें कि उन्होंने कितनी हाई लेवल स्किल्ड कोचेस रखे हैं और उस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी जो जिम ट्रेनिंग भी होती है तो उसमें एक स्पेसिफिक जो बैडमिंटन में मसल यूज़ होता है तो उसको हर एक मसल को वो लोग स्पेसिफिकली ट्रेन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी उस तरह की इतनी एडवांस ट्रेनिंग नहीं है, तो अगर मुझे लगता है हम लोगों को भी इतनी एडवांस ट्रेनिंग दी जाए तो हम लोग भी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में
मेडल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो एक आगे का स्टेप है। मुझे इनिशियली बताइए कि अभी जब आप इतने सालों से पार्टिसिपेट कर रही हैं और इतना आपका नेशनल लेवल पे स्पेशली इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताइए कि हम आगे आने वाली लड़कियों को कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं? उसके लिए मेरे ख्याल से अभी जैसे मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे काफ़ी जो हमारी यूथ है उनके मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलना चाहते हैं, हम लोग कहाँ पे खेलें। तो बात यही है कि लोग तो मतलब बच्चे आ रहे हैं, खेलना चाह भी रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ उस लिहाज से उतनी नहीं है। कोर्ट्स भी अगर आप बात की जाए तो हमारे पास कोर्ट्स कम हैं, कोचेज़ उतने नहीं हैं। तो अगर इन फैसिलिटीज़ पे काम किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं खेलने वाले, अब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। कहा कि आपके वालिद साहब ने सनसेट की मेंबरशिप ली, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, बिल्कुल सही है। तो आपके पास ऐसे कोर्ट्स हों जहां एक नॉमिनल सी फी देके बच्चा खेले और प्रैक्टिस करे, ये तो नहीं हो रहा। और फेडरेशन इसके फरोग के लिए क्या काम कर रही है? फेडरेशन तो एज सच मेरे ख्याल से इतना मतलब कोई रोल उनका नहीं है अभी इस चीज़ को प्रमोट करने में। तो बस यही है कि मुझसे जितना हो सकता है मैं लोगों को गाइड करती हूँ। जिन फैसिलिटीज़ का मुझे पता है, कोर्ट्स हैं, पब्लिक जो कोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो मैं लोगों को बताती हूँ को इधर खेल सकते हैं। जिन कोचेस का मुझे पता है जिनसे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनको फ़ायदा होगा, तो उनसे मैं उनको गाइड करती हूँ जितना अच्छा, इस मुझसे हो गेम सकता में है। मैंने नोट किया कि पसंद नापसंद का बहुत चक्कर है, क्योंकि कंट्रोवर्सीज कुछ रही हैं, कुछ प्लेयर्स के नाम ऐसे आते रहे हैं, तो ये भी चलता है बैडमिंटन में? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स तो काफ़ी ज़्यादा है बैडमिंटन में जी। और मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट में ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है। तो बस यही है कि पॉलिटिक्स तो एक हिस्सा है, तो उसको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। काफ़ी मतलब ऐसा भी हुआ है कि जिन कोच से मैं खेलना चाह रही थी, तो कि मेरी ओपोनेंट ने मना कर दिया कि उस कोच को कि आप माहूर को ना खिलाएं। तो ऐसी चीज़ें भी मैंने फेस की हैं। तो बस उसके बावजूद भी मतलब अल्लाह है देखने वाला, और अल्लाह देखता है कि आप उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जाहिर सी बात है रिज़ल्ट अल्लाह नहीं देना। तो लोग जितनी भी चालाकियाँ कर लें, जितनी भी पॉलिटिक्स आपके ख़िलाफ़ कर लें, तो वो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, वो देखने वाली है, वो आपको ज़रूर देगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फोकस की जब बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ गेम को जो आपने कैरी किया, पढ़ाई भी ऐसी होती है कि वही आपके पीक इयर्स होते हैं पढ़ने के, जो आपके गेम पे भी फोकस का टाइम होता है, तो दोनों को साथ लेके जाना कितना डिफिकल्ट था? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी। मेरे जो ओ लेवल्स हैं उसमें 6 स्टार्स 2 A's आए, फिर मेरे ए लेवल्स में 2 स्टार 2 A's आए। उसके बाद मेरा IBA में एडमिशन हुआ जी। और IBA में जब मेरे ख्याल से उसके बाद जो IBA के डीन थे उस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन, तो मैंने उनको बताया कि मैं स्पोर्ट्स इस तरह प्रोफेशनल लेवल पे करती हूँ, मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। तो उन्होंने यकीन दहानी खिलाई कि IBA पूरी कोशिश करेगा कि आपको जो है ना अकोमोडेट करे, और IBA ने अकोमोडेट भी किया। मेरे ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, 4 एब्सेंसेस अलाउड थी IBA में एक पर सेमेस्टर, और मेरी 4 से ज़्यादा 11 भी हुई हैं, और IBA ने उस पर कुछ नहीं कहा, मुझे पेपर्स देने दिए हैं। और मेरे जब पेपर्स मिस हो जाते थे, क्विजेस मिस होते थे, तो वो उसको दोबारा ले लेते थे। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ इंस्टीट्यूट के हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप उसके अलावा तो कर ही नहीं सकते। अगर कोई आपको अकोमोडेट ना करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी वक्त था कि मैं इमिग्रेशन लाइन में, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ और मेरे पेपर्स थे, तो मैंने इमिग्रेशन लाइन में खड़े होकर भी पढ़ा है। तो इतनी मतलब मेहनत आपको बहुत आपकी ज़्यादा लगती है अगर आपने स्टडीज़ और स्पोर्ट्स दोनों अच्छे लेवल पे करना है तो। ये मैं इसी से हैरान हूँ। तो अब तीसरी चीज़ एक और ऐड हो गई है, आपकी शादी हो गई माशाल्लाह, अब आपकी बेटी भी है, अब उसके बाद भी आप खेल रही हैं, और ये 8वां टाइटल तो आपने बेटी के बाद ही जीता है। जी बिल्कुल, जो 8वां टाइटल है, मेरी बेटी तब 3 मंथ्स की थी, तब नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी। और मतलब मैंने उसके जब वो पैदा हुई थी उसके 1 महीने बाद ही मुझे पता चलता नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे था कि मैंने अपना टाइटल इतने इजीली किसी को नहीं देना। तो बस वो 3 महीने की थी, मैंने इस एम से पार्टिसिपेट किया था कि बस मैंने अपना बेस्ट खेलना है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपना टाइटल सक्सेसफुली मैंने 8th टाइम उसको डिफेंड तो अगेन मैं ये जानना चाहूँगा, और जितने लड़कियाँ ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, तो उनको ये ज़रा गाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ तो 1 से 2 काम पे लोग कहते हैं कि बहुत काम है, बड़ा प्रेशर है। तो आपने विथ योर मैरिड लाइफ, योर चाइल्ड, एंड देन कंपेटिटिव स्पोर्ट, ऐसा नहीं कि कोई आराम से बैठ के करने वाला काम है, इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फिटनेस प्रैक्टिस, इसको कैसे मैनेज किया है? बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, जाहिर सी बात है। एक मदरहुड खुद इटसेल्फ एक इतना डिमांडिंग एक है, उसके साथ आप एथलीट हो, वो भी एक एलीट लेवल पे, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन
मेरे ख्याल से जो मेरी फैमिली की अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ सपोर्ट रही है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे सिस्टर्स की, मेरे हस्बैंड की, तो जिसकी वजह से ये मैं कर पाई हूँ। अगर अभी भी मैं मैचेस में, जब अभी नेशनल गेम्स हो रहे थे, तो उसमें मेरी मामा थी जो मेरी बेटी में 6-7 घंटे तक कोर्ट में होती थी और मेरी मामा मेरी बेटी को लुक आफ्टर करती थी। तो मेरे ख्याल से फैमिली की सपोर्ट हो तो आपके लिए चीज़ें करना मुमकिन होती हैं, अगर नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी एक अच्छे एथलीट के पीछे वो एक आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले घर से, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो जब तक घर से खवातीन को सपोर्ट ना मिले, घर से इसको प्रमोट ना किया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर फैमिली सपोर्ट, फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी का बताया, ये भी कमाल की बात है। अच्छा, एशिया ओलंपिक प्रोजेक्ट से आप वाहिद पाकिस्तानी थी जिनको पिक किया गया था, उनको मुंतखब किया गया था, तो ये तो बड़े एजाज़ की बात है। इसके बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या होता है? जी बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक से पहले एक एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग कैंप था, जिसमें से मैं पाकिस्तान से वाहिद खिलाड़ी थी जो सिलेक्ट हुई थी। तकरीबन 2017 से लेकर 2020 तक ओलंपिक्स के पहले जो 3 साल थे उसमें मैं उसका पार्ट रही। उसमें ये होता है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एशिया के, उसमें से वो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं जिनमें उनको पोटेंशियल दिखती है कि वो अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर वो आपको उनकी ईयरली ग्रांट होती है वो देते हैं ताकि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकें। और साथ में उनका इक्विपमेंट होता है जैसे बैडमिंटन रैकेट्स, तो वो आपको किट भी स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर वही उसी बैक टू दैट क्वेश्चन कि आप काफ़ी लकी रही कि आपको फैमिली सपोर्ट था, आपके फादर का शौक था, तो उन्होंने जो इसको पुश किया। आपकी बहन भी ऑलरेडी खेल रही थी। मुझे ये बताइए कि अब आप क्या रेकमेंड करती हैं आने वाली लड़कियों को, और दूसरा ये कि आप अपना रोल इसमें कैसे अदा करें? अभी तो आप खेल रही हैं, लेकिन जब नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें आपका क्या प्लान है? आप किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगी आगे? जितने मैंने ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए हैं, जैसे डेनमार्क में ट्रेनिंग कैंप किया था 2 मंथ्स का, तो मेरे पास यही है, मेरा एम है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आगे लोगों में ट्रांसफ़र करूं थ्रू कोचिंग, कि मैं अपनी एकेडमी खोलूं और वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन करूं। तो यही मेरा एम है और इसी एम को लेते हुए मैं चलूँगी इंशाल्लाह और अपनी एकेडमी खोलूँगी ताकि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आगे यंगस्टर्स में ट्रांसफ़र कर सकूँ। और आने वाली नई लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? आने वाली, आजकल तो पहले मैं मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए वो थी इंस्पिरेशन, आजकल मैं जो मदर्स हैं न्यू मॉम्स उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ। और मेरे ख्याल से पहले मुझे भी लगता था शायद एक बच्ची के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने देखा अगर इंसान के अंदर खुद विल पावर हो और वो खुद चीज़ अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। मतलब आपका ये यकीन होना कि ये चीज़ आप कर सकते हैं तभी आप कर सकेंगे, तो इसके लिए विल पावर इंसान की होना खुद बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच माहूर शहजाद हमारे साथ थी, और जैसे मैंने शुरू में इंस्पिरेशन है ये लड़कियों के लिए, पाकिस्तान में अभी भी खेल रही हैं और किसी चीज़ को इन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एन एथलीट। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।